तो नमस्कार जी आप सभी को। मैं आज ये स्पेशल आज कोचिंग का अपना ये मेंटरिंग का ये शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे बेसिक जो हमारी किताबें हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं इस मटेरियल पे जो है मेरे पास इसके ऊपर नज़र डालें कि ये क्या क्या है। और ये मैं मान के चल रही हूँ अभी कि आप लोग इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी समझ सकते। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम गांधी नागपाल, और आज का ये हमारा जो लेसन है स्पेशल होने वाला है इकोनॉमिक्स के टीचर्स के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा कि एक अच्छा टीचर ही अच्छे विद्यार्थियों को या अच्छे स्टूडेंट्स को आगे आगे बढ़ावा दे सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है। तो अगर मैंने टीचर्स को ही गाइड कर दिया, उनको मेंटरिंग कर दी, तो समझ लीजिए कितने ही स्टूडेंट्स का, कितने ही विद्यार्थियों का उसमें भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करती हूँ अपने इकोनॉमिक्स के जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। नमस्कार आप सभी को, और आज का दिन आपका बहुत ही शुभ रहे। आज हम शुरू करते हैं अपना ये काम। अर्थशास्त्र का जो विषय है, किस प्रकार से हमने इसमें आगे बढ़ना है। मुझे पता है आप सभी टीचर्स बने हैं। आप में से कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो पहले मैथ्स के टीचर्स रहे होंगे, यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, या आप सामाजिक ज्ञान के रहे होंगे, या आप हो सकता है साइंस के भी रहे हों, है ना। ऐसा देखा गया है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स में वैकेंसीज अच्छी निकलती हैं दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में भी, तो अधिकतर जो हमारे अध्यापक हैं वो दूसरे विषय से निकल के और वो अर्थशास्त्र के ही अध्यापक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसका स्कोप भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी वैकेंसीज भी होती हैं। तो चलिए, ये तो बात रही हमारी कि हम कौन कौन से, पीछे हमारा कौन सा बैकग्राउंड है और हम कैसे चले आए हैं इकोनॉमिक्स के लिए या अर्थशास्त्र के लिए। तो आज मैं आपको बाइलिंगुअल ही बताऊंगी, मेरा मतलब दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि यदि हमारी इंग्लिश कितनी भी अच्छी है, हम कितने ही कॉन्वेंट में या पब्लिक स्कूल में पढ़े हों, लेकिन जब हमारी नौकरी लगती है हिंदी मीडियम के लिए, सरकारी क्षेत्र के लिए, तो हमको हिंदी भी ज़रूर आनी चाहिए और हमको अपने स्टूडेंट्स को बताना आना चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत एक अध्यापक अध्यापिका के लिए ये है कि पुस्तकें जो हैं हमारी, आपकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कि सीबीएसई या एनसीईआरटी के द्वारा दी गई हैं, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, जिन जिन किताबों की, एक बार दोबारा देख के, ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये योजना है, ये आपकी योजना मैगज़ीन का ही पार्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, इंट्रोडक्टरी ये हमारी किताबें हैं, भारत 2026। तो ये मैं कहूँगी, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है इतना हमारा अर्थशास्त्र में, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सब किताबें हमारे पास एज ए टीचर, एज ए अध्यापक अध्यापिका हमारे पास रहें। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हर वक्त आप लाइब्रेरी में अगर स्कूल में जाते भी हैं तो कुछ चीज़ें नहीं होती, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है आपके लिए। मैं भी देखती हूँ, बताती हूँ आपको कि कैसे जब हम एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के टीचर हैं तो हमको खुद को भी बहुत ज़्यादा हमको आगे रखना है। आजकल ज़माना आ गया है नॉलेज में, एआई का, चैट जीपीटी का, और कितनी सारी चीज़ें और हैं। लेकिन देखिए, फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश भी अब हैंड राइटिंग पे और वो जोर दे रहे हैं कि कैसे आप लिख के करें काम। बल्कि यहाँ भी सीबीएसई ने कहा है कि लिख के प्रोजेक्ट लिया जाएगा। इसका मतलब लिखो, अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, अपनी हैंड राइटिंग मत खो आप चैट जीपीटी और एआई के चक्कर में। मदद लो, इनसे आप मदद लो ज़रूर, लेकिन कभी भी समय बदल सकता है, तो जो हमारा ज्ञान है अपना, जो हमें लिखना है, वो ज़रूर आप करिए। तो ये कुछ चीज़ों के पीछे तो यही कारण है कि हम जो है टेक्नोलॉजी के तो आगे चल रहे हैं डिजिटलाइजेशन में, लेकिन साथ ही साथ हमको ये काम भी करना है कि जो अच्छी हैंड राइटिंग है, अच्छा हमको डायग्राम्स बनाने हैं, ये हमने ज़रूर करना है। तो चलिए आते हैं अर्थशास्त्र का। सबसे पहले तो आप अपना करिकुलम देखेंगे, सीबीएसई का देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, कक्षा 12वीं का, कक्षा 11वीं का।
और यदि 10वीं कक्षा और 9वीं भी है तो वो भी कर लीजिए साथ में। कुछ स्कूल में ऐसा होता है कि एक ही टीचर है जो इकोनॉमिक्स की है, तो सिविक्स वाले या दूसरे कहेंगे हम नहीं करा सकते, तो फिर वो टीचर इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो करा लेंगी, पॉलिटिकल साइंस, और वो करा लेंगी ज्योग्राफी भी। हम भी करते थे ऐसे ही। तो लेकिन ठीक है, ज्ञान होने में तो कोई उसमें मुश्किल नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने आपके विद्यार्थी स्टूडेंट्स आगे निकलेंगे, उनका ज्ञान आप बढ़ाएंगे, मैं देखूंगी कि आप भी उतने ही आगे निकलेंगे। मैं यूपीएससी में टॉप करा मैंने एज ए प्रिंसिपल, इकोनॉमिक्स की थी। ये किसने मुझे बनाया? मैं प्रतिभा विद्यालय में टीचर थी इकोनॉमिक्स की, जबकि मैंने ऑल इंडिया का टॉपर भी दी। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी टॉपर हुए वो तो टॉपर से भी अच्छे अर्न कर रहे हैं, बहुत इनकम है उनको और वो अच्छी जगह पे हैं। और साइंस के स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ली थी, कई स्कूलों में ऐसा है। तो अपना भी कल्याण हो गया, साथ में अपना भी करियर बन गया, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने होशियार हैं कि टीचर तो आगे निकल ही जाएगी। और यूपीएससी जैसे, और अगर आपकी उम्र छोटी है, 40 से कम के हैं, तो फिर तो मैं बन भी गई थी उसमें। गवर्नमेंट में है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा 5 साल का। यदि आप 45 के भी हो गए हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी नौकरी पक्की है अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो, चाहे आप प्राइवेट में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, चाहे पब्लिक में हैं, जिसमें भी हैं आप, ठीक है ना। तो ये सोच के चलिए कि ये आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, तो आपका भी काम उसमें बहुत अच्छा होगा उस टीचर का। स्टेट अवार्ड्स हैं, इंदिरा अवार्ड्स हैं, कितने ही मिल चुके हैं, तो और भी अनगिनत अवार्ड्स हैं। तो सबसे बड़ा अवार्ड हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो मार्क्स अच्छे लेते हैं। समस्याएं बहुत हैं, मैं मानती हूँ, इकोनॉमिक्स के टीचर्स के लिए भी। और अब मैं आती हूँ विषय के ऊपर कि कैसे आपने इसको पढ़ाना है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा इसमें आगे कर सकें। जैसा मैंने बताया आपको, एनसीईआरटी की पुस्तकें और सीबीएसई की और जो प्रिस्क्राइब्ड हैं वो आपने ले लेनी है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसको कि आपने दैनिक जीवन से जोड़ना है, डेली लाइफ इम्प्लीमेंटेशन आपने कोरिलेट करना है। इवन जब आप पढ़ा रहे हैं आपने उनको अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम्पल्स ऐसे देने हैं टॉपिक वाइज कि जो उनको समझ में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने केवल कोई रिफ्रेशर या कोई गाइड ले लिया और उसमें से प्रश्न उत्तर ही सीधे ही शुरू कर दिए। नहीं, टॉपिक्स लीजिए आप, जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, या मार्केट का है। पहले तो आप खुद ही पढ़िए उसे कि भाई इसमें है क्या, और मैं कौन कौन से दैनिक जीवन के उदाहरण इसमें दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। दूसरा, इंटरैक्टिव सेशन रखिए। सिर्फ लेक्चर मेथड से काम नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा बच्चों का भी सुनिए, उनसे पूछिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप पूछना चाहते हैं। डिस्कशन, मैंने देखा सुपर 30 में एक स्टूडेंट मेरा सिलेक्ट हुआ था, तो मैंने कहा आपको क्या फ़र्क लगा वहाँ में और जो क्लास में हम पढ़ाते थे। उसने यही बात कही कि मैम थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन है, हम सबको मौका मिलता है बोलने का, बात करने का। मैं ये नहीं कहती कि सरकारी स्कूलों में आप ये मान के चलते हैं कि बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है और बच्चे तो कुछ करते ही नहीं हैं। आप ऐसा देखिए कि बच्चों को अगर नहीं आता तो आप अपना ज्ञान इतना बढ़ाइए, हर बच्चे का अपना लेवल है। सबसे पहली चीज़ एक ये भी है कि वोकैबलरी, जो भी वोकैबलरी है, अगर इंग्लिश मीडियम का आप पढ़ा रहे हैं तो पहले तो आप अपनी भी वोकैबलरी देखिए। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज भी हैं और बाकी जो है आप इससे भी शब्द ले सकते हैं अपना डिजिटल वे में। तो बनाइए अपना नॉलेज, सबसे पहले टीचर को आगे अपना करना है। तो पहले तरीका मैंने क्या बताया कि आपने ये जो लेक्चर मेथड है ये तो हम कर ही रहे हैं, हमने सिलेबस भी देख लिया और अब हमने ये भी देख लिया कि कैसे कैसे टॉपिक्स को हमने कराना है। अब पढ़ाना कैसे है? पढ़ाना ऐसे है आपने कि खाली शुरू से आपने जंप नहीं लगाना कि भाई ऐसे प्रश्न आता है इसमें से। पहले पढ़ लीजिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाइए। और जैसा कि आपने देखा कि इकोनॉमिक्स में दैनिक जीवन के उदाहरण से बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डायग्राम्स वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। आजकल पावर पॉइंट वगैरह कई जगह बहुत यूज़ हो रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे भी हम बना सकते हैं, बच्चों को भी इनकरेज कर सकते हैं। डिमांड का है, सप्लाई का है, जितने भी नियम हैं, हमको वक्र बनाना और हमको ये ग्राफ वगैरह बनाना जो स्टैटिस्टिक्स में भी हम करते हैं, सांख्यिकी में, वो भी आप उनको करवा सकते हैं। एक बार वो मास्टरी आपने कर ली तो फिर आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और जिनके पास गणित है, जिन टीचर्स के पास गणित रहा है, तो वो और भी अच्छे तरीके से करा सकते हैं इसको। और चाहे गणित नहीं भी था, 10वीं तक तो पढ़ते ही हैं टीचर्स भी और पढ़ाते भी हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि आपने ये देखना है कि बच्चों को किस प्रकार से आपने याद करना भी सिखाना है। टेक्स्ट बुक कैसे पढ़नी है
जो किताब है उसमें से कैसे नोट्स बनाने हैं, उसमें से कैसे पॉइंट्स आपने खुद भी निकालने हैं। आप रेडीमेड मत दीजिए उनको प्लीज़। तो आप ये कोशिश करिए कि बच्चों को खुद सेल्फ लर्निंग, स्वयं अध्ययन जिन बच्चों ने कर लिया, मैंने देखा 80-90% नंबर आए हैं। आप हिम्मत मत हारिए इसमें कि हमारे तो रिज़ल्ट डाउन हो जाएंगे। पहले तो आप अपना ही नॉलेज इस प्रकार से करिए। और अब ये खुशी की बात है कि हमारे टाइम में हम सीबीएसई में बात करते रहे, प्रोजेक्ट ही नहीं था इकोनॉमिक्स में। अब कुछ वर्षों से मैं देख रही हूँ प्रोजेक्ट आ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है वो अब आ गया है 12वीं कक्षा में, जो कि पहले 11वीं की किताब थी। लेकिन उसके अंदर एक चुनौती है, आप लोग मानते होंगे इस बात को, कि जो किताब है उसमें आंकड़े पुराने दिए हुए हैं। इसीलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें ये आपको दिखाई हैं कि आप लेटेस्ट आंकड़े ये सारे आप इकट्ठे करिए और अपने पास रखिए। आरबीआई की भी रिपोर्ट्स हैं, दूसरा भी है। तो ये अपने ज्ञान को भी आपने आगे बढ़ाना है, स्टॉक मार्केट का है, ये सब चीज़ें। और बिजनेस स्टडीज़, जो कॉमर्स वाले सेक्शन के टीचर हैं उनको तो बिजनेस स्टडीज़ भी मैं बहुत अच्छे से आगे कोरिलेट करती थी, और वही बच्चे बीबीए में और बीएससी में और उसमें आगे निकल गए। और आपको पता है इकोनॉमिक्स की डिग्री जो है बाहर में जो है साइंस की डिग्री मिलती है, बीएससी या एमएससी की, हमारे यहाँ भी है। तो आप लोग तो किसी से कम नहीं हैं, बल्कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को बाद में इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़नी पड़ती है आगे एमबीए में और उसमें फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो ये अपने अंदर आप आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और हमको इस सब्जेक्ट से घबराना नहीं है, बच्चों को डराना नहीं है। ना कोचिंग, ना ट्यूशन्स, ना सब सेल्फ स्टडी की ओर ज़रा आपने ज़ोर बच्चों के देना है। हाँ, फिर भी इंसिस्ट करते हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में आप कोचिंग आपको है कि इंटरेस्ट है तो उसका भी फिर तरीका है। जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं उसमें थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि आपने अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो तैयार करके और बच्चों को भी सेल्फ लर्निंग की तरफ आपने बढ़ाना है। चलिए अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट क्या है। मैंने अभी तक क्या क्या बताया, एक बार रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको करिकुलम का बताया, दूसरा मैंने आपको उससे रिलेटेड किताबें बताई, तीसरा मैंने ये बताया जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है या जो ये हमें किताबें, ये जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल है, ये हमारा प्रोजेक्ट्स के लिए काम आएगा, हमारे नॉलेज के लिए काम आएगा। आप गाइड कैसे करेंगे अगर आपको ही नॉलेज नहीं है? तो अपना नॉलेज तो सबसे पहले परफेक्ट हमने करना है। फिर ये है कि दैनिक जो है जीवन से हम कौन कौन से उदाहरण दे सकते हैं, डेली लाइफ से कैसे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जैसे हम लेसन प्लान बीएड वगैरह में बनाते थे, आप एक स्केच बना लीजिए अपने डायरी में कि मैंने कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। हम कई बार डेविएट भी हो जाते हैं। मान लीजिए मांग का नियम हम पढ़ा रहे हैं और बीच में ही बच्चों ने कोई और बात शुरू कर दी, उन्होंने बात कर दी ये रिसोर्सेज की, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं और उन्होंने कर दिया कि मैम अब वॉर हो रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना नुकसान हो रहा है ना, पर्यावरण की बात है। तो सारे सब्जेक्ट को रिलेटेड हैं, आपस में सामंजस्य है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि खाली इकोनॉमिक्स ही हम तो पढ़ा सकते हैं, हमको बाकी सब्जेक्ट्स का भी, हमको ज्योग्राफी का भी, हमको बाकी भी जो और विषय हैं उनके साथ भी हमने इकोलॉजी का है, एनवायरनमेंट का है, विज्ञान का है, हमको इन सब के साथ सामंजस्य डाल के चलना है। कई बार हो सकता है इंग्लिश का भी कोई रेफरेंस आ जाए, आपकी लैंग्वेज का आ जाए। तो इकोनॉमिक्स का मतलब खाली ये नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरे ही हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो सारे संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण देश के साथ उसका जो है संबंध होता है। ठीक है ना। तो ये तो बातें जो बहुत ज़रूरी हैं और किसी भी इकोनॉमिक्स टीचर के लिए ये बहुत आवश्यक हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जो डिजिटलाइजेशन हुई है, जो तरीका है, एआई का बच्चे पूछते हैं, चैट जीपीटी का पूछते हैं, तो ये सबसे पहले तो आपको आना चाहिए। क्या ना, निर्भर नहीं होना है आपने इसके ऊपर अपने नोट्स के लिए, क्योंकि सीबीएसई के लिए और एनसीईआरटी के लिए जो पुस्तकें हैं हमारी प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनमें से आपने ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर दी गई हैं और जो सिलेबस के हमारे इसमें संबंधित हैं। तो ये रहा सारा खाका। अब जो है, मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और आपने देख लिया, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे ज़ोर देना है, एनालिसिस पे ज़ोर देना है, बच्चे पढ़ें, टॉपिक वाइज आपने करना है, उसके लिए पहले से आपने तैयारी कर लेनी है। अगर आपको भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? मुझे याद है मेरे पास डॉक्टर एस के अग्रवाल थे, जिनकी किताब काफ़ी चलती थी और बोर्ड में भी थे।
लेकिन उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया और उनकी बुक जो थी वो कमाल की ही थी, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। एक एक कॉन्सेप्ट में उन्होंने जो उदाहरण दिए हुए हैं दैनिक जीवन के, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि समष्टि राष्ट्रीय आय वाला, तो ये सारे उन्होंने बहुत ही तरीके से लिखे थे। तो मैं चाहूँगी कोई एक अच्छी सी बुक्स आप ले लीजिए रेफरेंस की, जो हाई लेवल की हैं। हाई का मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, हाई का मतलब है कि जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीबीए या उसके स्तर की हैं, क्योंकि आपने भी तो आगे बढ़ना है। तो आप अपनी समझ के लिए भी, हालांकि उसमें लिमिटेड लिखा होता है कि इस लेवल तक आपने करना है 12th में, लेकिन आपको अपने नॉलेज के लिए उसको रखना है। तो ये सब बातें मेरे ख्याल से अब काफ़ी मैंने आपको समझा दी हैं। और फिर कोई सेमिनार वगैरह या कोई ऐसे करके अगर कोई इस प्रकार के वेबिनार या कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो ज़रूर उसको अटेंड करिए। लेकिन ये मत भूलिए कि आपके स्टूडेंट्स कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, और मतलब सरकारी क्षेत्र है, आपका पब्लिक सेक्टर है, आपका प्राइवेट सेक्टर है, उसी के मुताबिक आपने अपनी लेसन प्लानिंग करनी है। मान लीजिए पहले आप एक पब्लिक स्कूल में थे और फिर आप एक आ गए सरकारी स्कूल में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सोचें कि नहीं इनको तो रटा रटाया देना, नहीं, आप अपने को मत नीचे गिरने दीजिए। आप एक टीचर हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते ही रहिए। मैंने भी ऐसा किया, 3-4 साल तो प्राइवेट में रही, फिर जब मेरा सरकारी क्षेत्र में आया तो फिर मैंने अपने को उसी स्तर पे ही रखा कि जैसे कि है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश में मुश्किल होती थी, बच्चों को शब्दावली नहीं आती थी तो वो बताना पड़ता था। तो बेसिक अर्थशास्त्र के टीचर्स के लिए ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, और इनको लीजिए। और इनको आज का लेसन में ही अपना कोच का यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे फ्री क्लासेस हैं, मैं यूट्यूब पे ये दे रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें कि मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बताऊँ तो मैं बताऊँगी। वैसे मैं स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताती थी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक एक टॉपिक लेंगे और किस प्रकार से हम हर टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, और हर एक क्लास के लिए हमको अलग अलग मेथड्स या अलग अलग तरीके का भी या सामंजस्य भी हम कर सकते हैं। कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा, चाहे आप क्विज़ है, क्वेश्चन आंसर्स मेथड हैं, या कुछ रिटर्न में आप ले रहे हैं उनका एग्ज़ाम, तो कैसे मोटिवेट आप उनको कर सकते हैं। हर वक्त ये नहीं है कि पनिशमेंट या उनको निगलेक्ट करके, तो सरकारी वो वैसे ही बच्चे बनेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, नेगेटिवली चलेंगे आगे भी। तो उनको अगर आपने पॉजिटिवली आगे बढ़ाना है तो हमने उनको मोटिवेट करना है, हमने उनको रिवॉर्ड सिस्टम से भी आगे बढ़ाना है। तो चाहे वो पब्लिक स्कूल हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, हर एक की समस्याएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। आपने नहीं हिलना है एज ए टीचर अपनी जगह से, आपने अपना काम पूरा करते चले जाना है। सीमा सिर्फ यही है, सीमा है हमारे सिलेबस की, सीमा है हमारे करिकुलम की, उसको नहीं हमने छोड़ना है। तो यही बच्चे आगे डिबेट करते हैं, यही बच्चे आगे चल के कोई आईएएस बन गए हैं, कुछ बच्चे आगे अलग कंपनियों में लग गए हैं, कुछ अपना ही काम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा। तो आज का मैं यहीं पे ये अपना ख़त्म करती हूँ, डॉक्टर पूनम गांधी नागपाल। और नेक्स्ट वाले में हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी पॉइंट्स, कुछ और मेथड्स डिस्कस करेंगे टॉपिक के हिसाब से। आप लोगों के लिए मैं स्पेशल लेके आऊँगी कि किस प्रकार से आपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी आगे बढ़ना है और ख़ुद अपने कैरियर को भी कैसे आगे बढ़ाना है। तो धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं अगले उसमें अपने लेक्चर में। ये है हमारा अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टीचर्स ट्रेनिंग का ये हमारा वीडियो है। धन्यवाद सभी को।